Hello everyone, hope you all will be fine. As we discussed previously that two like charges repel each other and two unlike charges attract each other. तो यहाँ पे आज हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि वो जो अट्रैक्ट या रिपेल करते हैं वो कितनी फोर्स के साथ करते हैं. यू सी टू लाइक चार्जेस रिपेल करने का मतलब क्या होता है? पुश करना. एंड टू अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करने का मतलब क्या होता है? पुल करना अपनी तरफ. पुश और पुल दोनों मिला के क्या बनाते हैं? यस, फोर्स. तो आज हम ये देखना चाहते हैं कि दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन होती है, चाहे वो अट्रैक्टिव फोर्स है चाहे वो रिपल्सिव फोर्स है, वो जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन है उसको कैसे कैलकुलेट करें, वो फोर्स किन किन चीज़ों पे डिपेंड करती है, किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, उसका फॉर्मूला क्या है, आज ये सब सीखने वाले हैं. वेल, इन हिस्ट्री दिस ऑल was done by a scientist named as Coulomb. तो आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? We are going to discuss Coulomb's law. As I told, क्या हेल्प करता है ये हमारी? Helps to calculate फोर्स ऑफ इंटरेक्शन किसके बीच में? बिटवीन टू चार्जेस. अगर आपके पास कोई दो चार्ज है तो उनके बीच में फोर्स ऑफ इंटरेक्शन कितनी होगी, वो कूलम्स लॉ बताता है. स्टेटमेंट क्या है इस लॉ की? डेफिनेशन क्या है? क्या कहना क्या चाहता है ये? अगर आपके पास कितने चार्ज हैं? 2. और वो चार्ज कौन से चार्ज होने चाहिए? पॉइंट चार्ज. मतलब साइज उनका क्या हो, बॉडीज का जिनके ऊपर चार्ज है बहुत स्मॉल होना चाहिए. ठीक है, पॉइंट चार्जेस. एंड साथ के साथ वो क्या हो? स्टैटिक मतलब किसमें? रेस्ट में. अगर ये सब कंडीशंस फुलफिल होती हैं तो जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन है उनके बीच में वो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किस चीज के? प्रोडक्ट की. किसका प्रोडक्ट? दोनों बॉडीज के ऊपर जो चार्ज प्रेजेंट था. फर्स्ट बॉडी पे इतने कूलम चार्ज है, सेकंड बॉडी पे इतने कूलम चार्ज है, उन चार्जेस के मैग्नीट्यूड के बराबर. मैग्नीट्यूड तो आपको पता है कि अगर किसी पे -5 चार्ज है तो आपको वहां पे 5 लेना है, किसी पे +5 चार्ज है तो आपको सिर्फ वहां पे 5 लेना है. मैग्नीट्यूड मतलब वैल्यू, अमाउंट. ठीक है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किस चीज के? स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस. कौन सा डिस्टेंस? उन दोनों बॉडीज का जो सेंटर होगा वहां से डिस्टेंस. कहने का मतलब ये है कि अगर मैं यहां पे मैथमेटिकली बात करूं, सपोज आपके पास ये एक चार्ज है, पॉइंट चार्ज, छोटा सा. कितना चार्ज है इस पे? Q1. और यहां पे आपके पास R डिस्टेंस पे एक दूसरा चार्ज पड़ा है Q2. अब देखो बेटा यहां पे ध्यान से, बॉडी का साइज उनके बीच के डिस्टेंस से बहुत कम है. जब ऐसी कंडीशन सेटिस्फाई हो तो हम ऑब्जेक्ट्स को पॉइंट ऑब्जेक्ट्स बोलते हैं. यानी कि यहाँ पे पॉइंट चार्जेस का मतलब ये है कि जो ऑब्जेक्ट्स जिनके ऊपर चार्ज प्रेजेंट है वो खुद साइज में पॉइंट साइज है. ठीक है, इनके बीच में डिस्टेंस कितना है? R. अगर ऐसा है
तो मैथमेटिकली कूलम्स लॉ ये कहना चाहता है कि जो फोर्स होगी इनके बीच में, अब हमें नहीं पता कि ये पॉजिटिव है कि ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है कि वो पॉजिटिव है, दोनों सिमिलर है, दोनों डिफरेंट है, कोई भी हो, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी या फिर फोर्स ऑफ रिपल्शन होगी, तो वो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी मैग्नीट्यूड ऑफ Q1 मल्टीप्लाई मैग्नीट्यूड ऑफ Q2 एंड दूसरी लाइन क्या कहना चाहती है कि वो जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। इनवर्सली का मतलब 1 बाय किसके स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, इनके बीच में डिस्टेंस कितना है r, तो स्क्वायर हो गया उसका r स्क्वायर। अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को कंबाइन करूं तो क्या आएगा मेरे पास, I'll get क्लियर है कि हम यहाँ पे मैग्नीट्यूड ही ले रहे हैं बाय r स्क्वायर। अब ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हटाऊंगा, प्रोपोर्शनैलिटी हटाऊंगा तो कोई प्रोपोर्शनल कांस्टेंट आएगा, we write it as स्मॉल के। बी वेरी स्पेसिफिक, स्मॉल के यूज करना बेटा यहाँ पे, क्योंकि आगे जाके हम एक कैपिटल के इंट्रोड्यूस करने वाले हैं विच विल बी रिलेटेड विद दिस स्मॉल के, तो आपको वहां पे कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। याद रखना स्मॉल के लिखना है यहाँ पे Q1 Q2 बाय r स्क्वायर। फिलहाल अपने पास एक बेसिक मैथमेटिकल फॉर्मूला आ गया इस लॉ का। यहाँ पे K क्या है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, इसको कई बार हम क्या बोल देते हैं, कूलम्स कांस्टेंट बोल देते हैं। अब ये जो कूलम्स कांस्टेंट है इसकी नेचर बड़ी अजीब है। कैसे, K की जो वैल्यू है ये दो फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। नंबर 1 फैक्टर सिस्टम ऑफ यूनिट, आप जो ये सारा काम कर रहे हो कैलकुलेशन का, मेजरमेंट का, वहां पे आप सिस्टम ऑफ यूनिट क्या लेके चल रहे हो, आप एसआई सिस्टम में काम कर रहे हो या आप सीजीएस सिस्टम में काम कर रहे हो, उसके अकॉर्डिंगली इसकी वैल्यू चेंज होगी। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है मीडियम बिटवीन द चार्जेस। मेरे कहने का मतलब है कि ये जो दो चार्जेस मैंने लिए हैं, ये इनके बीच की जो जगह है, ये सारी, ये वाली सारी जगह, यहाँ पे एयर प्रेजेंट है, यहाँ पे वैक्यूम है, यहाँ पे वाटर है, यहाँ पे रबर है, प्लास्टिक है, क्या रखा हुआ है। एक्चुअली इलेक्ट्रिक फोर्सेस इस चीज पे भी डिपेंड करती है। एक एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा, स्टे कनेक्टेड, ठीक है। इन दोनों फैक्टर्स पे डिपेंड करती है कि की वैल्यू, ओके। अब एग्जांपल के तौर पे मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, दो केसेस लेके चलता हूँ। पहला जिसमें मैं सिस्टम तो ले लेता हूँ एसआई, कौन सा सिस्टम ले लिया मैंने, एसआई सिस्टम, और मीडियम यहाँ पे क्या ले लेता हूँ, वैक्यूम हो सकता है या फिर आप चाहो तो एयर भी रख सकते हो। लेट मी टेल यू व्हाई। वैक्यूम और एयर के लिए इनके बीच की जो फोर्स है वो सेम रहती है, तो इसका मतलब वैक्यूम और एयर दोनों मीडियम्स के लिए ये चार्जेस सिमिलर बिहेवियर एग्जिबिट करते हैं, तो इनमें फर्क नहीं करते, ठीक है। तब तो ये जो आपकी K की वैल्यू है स्मॉल, फॉर सम हिस्टोरिक रीजंस एंड सम एक्सपेरिमेंट्स, ये जो स्मॉल K है इसकी वैल्यू आगे इक्वल होती है किस चीज के, 1/4 पाई, दैट्स अ न्यू सिंबल फॉर यू। दिस लुक्स लाइक E, कैपिटल E, बट इट इज नॉट E। क्या है ये, दिस इज, क्या प्रोनाउंसिएशन है इसकी, इसकी प्रोनाउंसिएशन है एप्सिलॉन। क्या प्रोनाउंसिएशन है इसकी, एप्सिलॉन है। दिस इज नॉट एन इंग्लिश अल्फाबेट, दिस इज सम ग्रीक और लैटिन अल्फाबेट, राइट। तो इंग्लिश से नहीं है। अब आप ध्यान से देखो, इस पूरे चैप्टर में जो नेक्स्ट बात आपको तंग करेगी वो ये है कि आपको एप्सिलॉन और ई में फर्क करना है। अदरवाइज एक डेरिवेशन ऐसी आएगी जहां पे जाके आपको एप्सिलॉन और ई दोनों का इस्तेमाल करना होगा। अगर आपने अपने हैंडराइटिंग का ध्यान नहीं रखा तो वहां पे वो क्या हो जाएंगे, मिक्स हो जाएंगे।
याद रखना एप्सिलॉन हम कैसे लिखते हैं, लाइक दिस, और ई हम कैसे लिखते हैं, लाइक दिस। कीप देम डिफरेंशिएटेड, इनको अलग नहीं करना है, इनको अलग रखना है आपको, सेम नहीं करना, राइट। तो यहाँ पे एप्सिलॉन है, और ये जो सबस्क्रिप्ट में जीरो डाला है, दिस इज प्रोनाउंस्ड एज नॉट। द वर्ड नॉट हियर डिनोट्स वैक्यूम और एयर, एब्सोल्यूट, राइट। तो 1/4πε0, यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू है, पहली बात तो एप्सिलॉन नॉट को बोलते क्या है, ये तो इसकी प्रोनाउंसिएशन है। यहाँ पे डिनोट क्या कर रहा है, ये डिनोट कर रहा है यहाँ पे परमिटिविटी। क्या डिनोट कर रहा है बेटा, परमिटिविटी। नाम से क्लियर हो रहा है कुछ, परमिटिविटी, परमिट करना, अलाउ करना, किसको अलाउ करना, फोर्सेस को अलाउ करना इंटरैक्ट करने के लिए, दोनों चार्जेस, फील्ड्स को इंटरैक्ट करने के लिए अलाउ करना। फील्ड्स का कॉन्सेप्ट आगे पढ़ेंगे। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, इसकी जो वैल्यू है एप्सिलॉन नॉट की, ठीक है, वो एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू है वो होती है 8.85 × 10⁻⁻12 यूनिट भी होती है, लेटर ऑन बताता हूँ। अगर उसकी लिमिट, उसकी वैल्यू हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दें तो हमारे पास आंसर आता है 10⁹ 9 × 10⁹. नाउ यू हेल्प मी टू फाइंड आउट द यूनिट्स ऑफ के की यूनिट्स बताओ यहाँ से क्या होंगी। देखो एफ की क्या होती है, न्यूटन, आर स्क्वायर को ऊपर ले आओ, क्या बन जाएगी, मीटर स्क्वायर, Q1 Q2 को नीचे ले आओ और फिर बाद में ऊपर ले जाओ तो क्या बन जाएगी, कूलम स्क्वायर नेगेटिव। तो यहाँ पे यूनिट बनेगी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ठीक है। अगर आपको के की यूनिट पता चल गई तो एप्सिलॉन की यूनिट उससे बिल्कुल उल्टा होंगी। तो अब आप यहाँ पे यूनिट्स लिख सकते हो, कूलम स्क्वायर, न्यूटन इनवर्स, मीटर इनवर्स, ठीक है। तो ये वैल्यू एप्सिलॉन नॉट की मैंने साइड पे लिखी है, कहीं कहीं हमें ये इस्तेमाल करनी पड़ सकती है, सो यू विल कीप इट इन योर माइंड। तो के की वैल्यू ये होती है, गॉट माय पॉइंट। अगर हमारे पास जो सिस्टम है वो सीजीएस हो, ओके, और जो मीडियम है वो फिर से वैक्यूम या एयर हो, तब ये स्मॉल के की वैल्यू क्या बन जाती है, 1। और इस सिस्टम में के की यूनिट्स क्या बनेगी, जैसे यहाँ पे तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर बन गया, यहाँ पे यूनिट्स क्या बनेगी। देखो सीजीएस सिस्टम में फोर्स की यूनिट क्या होती है, डाइन, आर स्क्वायर ऊपर आएगा एफ के साथ तो सेंटीमीटर स्क्वायर। चार्ज की सीजीएस यूनिट क्या बताई थी आपको, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट क्या बताई थी, ईएसयू, स्टैट कूलम। तो यहाँ पे स्टैट कूलम का क्या बन जाएगा, -2, ओके। सो फ्रॉम दिस एक्सप्रेशन यू कैन derive the units of K for SI system as well as for CGS system. अब इन दोनों कंडीशंस में जो कूलम्स लॉ का एक्सप्रेशन है वो कैसे मॉडिफाई हो जाएगा, लेट्स राइट इट। किस तरह से मॉडिफाई होगा वो, एसआई सिस्टम और वैक्यूम मीडियम के लिए के की वैल्यू 1/4πε0 होती है। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 × 10⁻⁻12 है। अगर ये वैल्यू मैं यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दूं तो मेरे पास आंसर आता है 9 × 10�9। तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे बोल सकता हूँ कि एसआई सिस्टम में जो कूलम फोर्स का एक्सप्रेशन है वो किस तरह से चेंज हो जाता है, 9 × 10⁻9 × फर्स्ट चार्ज का मैग्नीट्यूड, सेकेंड चार्ज का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, ठीक है। एसआई सिस्टम में ये एक्सप्रेशन बनेगा। अगर आप सीजीएस सिस्टम की बात करो, यहाँ पे के की वैल्यू कितनी हो गई, 1, तो यहाँ पे कूलम फोर्स का एक्सप्रेशन क्या रहेगा, इस के की जगह आप कितना भरोगे, 1 भरोगे। यू विल ओनली लेफ्ट विद Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। The obvious question that may strike your mind is कि सर आपकी बात मान ली, सिस्टम आपने चेंज कर दिया, यहाँ एसआई ले लिया, यहाँ सीजीएस ले लिया, पर सर आपने मीडियम तो दोनों जगह पे सेम रखा है, वैक्यूम या एयर, दोनों में फर्क नहीं है यहाँ पे। सर अगर इसकी बजाय पानी हो, प्लास्टिक हो, रबर हो, वुड प्रेजेंट हो, तब क्या होगा,
थोड़ा वेट करते हैं उसके लिए, क्योंकि मीडियम डिपेंडेंट है फोर्सेस। थोड़ी देर बाद में सीखेंगे कि अगर कोई मीडियम आ जाए तब हम फोर्स कैसे कैलकुलेट करेंगे। फिलहाल आप वैक्यूम के लिए एसआई सिस्टम में और सीजीएस सिस्टम में फोर्स कैलकुलेट करना सीख चुके हैं। जैसे ही हम कूलम फोर्स का एक्सप्रेशन फॉर एसआई एज वेल एज सीजीएस सिस्टम में डिराइव कर लेते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे चार्ज की एसआई यूनिट को डिफाइन करना। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, एसआई यूनिट को भी डिफाइन करेंगे एज वेल एज सीजीएस यूनिट को भी डिफाइन करेंगे। अब एसआई सिस्टम की अगर बात करें तो यहाँ पे चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलम। तो बेसिकली मैं यहाँ पे करना क्या चाहता हूँ, यहाँ पे मैं 1 कूलम को डिफाइन करना चाहता हूँ। ठीक है, एक्सप्रेशन आपके सामने है। आप कितना चार्ज डिफाइन करना चाहते हो, 1 कूलम। तो फर्स्ट बॉडी भी चाहती है कि उस पर 1 कूलम चार्ज हो, सेकेंड बॉडी भी चाहती है उस पर 1 कूलम चार्ज हो। तो आप क्या करो, उस एक्सप्रेशन में Q1 और Q2 दोनों की वैल्यू कितनी भर दो, 1 कूलम। दोनों में आप डिस्टेंस कितना रख लो, 1 मीटर। ठीक है, अगर ये दोनों सब्स्टिट्यूशंस आप यहाँ पे करते हो तो क्या बनेगा एक्सप्रेशन, F इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁹9 इंटू 1 इंटू 1 बाई 1 स्क्वायर। दिस विल कम आउट टू बी 9 इंटू 10⁹9 न्यूटन। अब दिस कंडीशन एंड दिस कंडीशन तीनों को यूज करके आप 1 कूलम डिफाइन करोगे। कैसे, 1 कूलम जो है इज दैट चार्ज, दैट अमाउंट ऑफ चार्ज, ये उतनी अमाउंट ऑफ चार्ज है विच वुड अट्रैक्ट और रिपेल अनदर चार्ज वो भी सेम अमाउंट का। देखो यहां पे Q और Q2 दोनों वाली है, किससे, कितनी फोर्स से, 9 इंटू 10⁹9 न्यूटन फोर्स से, जो कि एंड पे आई है। कब, कितने डिस्टेंस पे रखा जाए उसको, 1 मीटर के डिस्टेंस पे, किसमें, वैक्यूम। दिस इज हाउ यू कैन इजीली इंटरप्रेट द डेफिनेशन ऑफ 1 कूलम कि 1 कूलम चार्ज उतनी अमाउंट ऑफ चार्ज है जो किसी दूसरे 1 कूलम को अट्रैक्ट या रिपेल करेगी, कितनी फोर्स के साथ, 9 इंटू 10⁹9 न्यूटन फोर्स के साथ, जब उनको कितने डिस्टेंस पे रखा जाए, 1 मीटर डिस्टेंस पे, और किस में, वैक्यूम। दिस इज हाउ यू कैन डिफाइन 1 कूलम। अब सर ये तो कर लिया, सीजीएस सिस्टम में कैसे करेंगे, वो भी आसान है। सीजीएस सिस्टम में आप डिफाइन किसको करना चाहते हो, स्टैट कूलम को। किसको डिफाइन करना चाहते हो आप, स्टैट कूलम को। तो आपने कुछ नहीं करना, Q1 और Q2 दोनों की वैल्यू कितनी भर देनी है, 1 स्टैट कूलम, क्योंकि इसी को तो आपको डिफाइन करना है। डिस्टेंस आप कितना ले लोगे यहाँ पे, 1 सेंटीमीटर। मीडियम तो हमने वैक्यूम ही रखा है, तो कितना आएगा, 1 इंटू 1 बाय 1 स्क्वायर। दिस कम्स आउट टू बी 1, और फोर्स की सीजीएस यूनिट क्या होती है, डाइन। सो हाउ यू आर गोइंग टू डिफाइन 1 स्टैट कूलम, आप कहोगे कि जो 1 स्टैट कूलम है इज दैट अमाउंट ऑफ चार्ज विच वुड अट्रैक्ट और रिपेल another charge of same amount, कितनी फोर्स के साथ, 1 डाइन की फोर्स के साथ, कितनी दूर रखा जाए दोनों को आपस में, 1 सेंटीमीटर, किस में, वैक्यूम। दिस इज हाउ यू कैन डिफाइन बोथ द यूनिट्स, इजी। ठीक है, होप यू हैव अंडरस्टूड। इसको करने के बाद अभी बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो कूलम्स लॉ के अंदर छुपी हुई हैं, जिनको बाहर निकालना जरूरी है। देखो हमें ये पता चल गया कि कूलम्स लॉ जो है वो स्टैटिक चार्जेस के लिए काम करता है, वो पॉइंट चार्जेस के लिए काम करता है। ठीक है, अब 2 बातें ऐसी और हैं जो इसके अंदर हिडन है। वो हिडन बातें कैसे बाहर निकालें,
उन हिडन बातों को बाहर निकालने के लिए आपको एक बड़ा सिंपल सा काम करना है। अभी आपने जितने भी फार्मूलाज डिराइव किए फोर्स के, एक्सट्रैक्ट किए, मैथमेटाइज उसको मैथमेटिकली लिखा, वो आपने स्केलर फॉर्म में लिखा, जबकि फोर्स कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। इसका मतलब अगर हम कूलम्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में डिराइव कर लें तो हमारे पास जो और हिडन इंफॉर्मेशन है वो बाहर आने वाली है। तो फटाफट से हम कूलम्स लॉ की वेक्टर फॉर्म यहां पे डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है? वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ, राइट? क्या करता है ये? और इंफॉर्मेशन देने का काम करता है। क्या सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास कोई एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है, इस कोऑर्डिनेट सिस्टम के ओरिजिन से हम सब मेजरमेंट्स करेंगे। इमेजिन कर लेते हैं कि यहाँ पे एक चार्ज पड़ा है हमारे पास, ठीक है, और दूसरा चार्ज बिल्कुल यहाँ पे पड़ा है हमारे पास, ठीक है। ये जो फर्स्ट चार्ज है, दिस Q1 चार्ज, इसकी पोजीशन को कौन डिफाइन करता है? पोजीशन वेक्टर R1। और जो सेकेंड चार्ज है, इसकी पोजीशन हमें कौन बताता है? पोजीशन वेक्टर R2। सिंपल, ठीक है। अब ये दोनों चार्जेस एक दूसरे के ऊपर क्या लगाएंगे? फोर्स लगाएंगे। मैं यहां पे ये मान के चल पड़ता हूं कि Q1 Q2 दोनों क्या है? पॉजिटिव। अगर आप दोनों को डिफरेंट लेके चलोगे या दोनों को नेगेटिव लेके चलोगे तो भी सेम रिजल्ट्स आएंगे आपके पास। फॉर द सिंप्लिसिटी से आई हैव बोथ टेकन देम बोथ एज पॉजिटिव। अगर दोनों पॉजिटिव हैं तो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे, ठीक है। Q1 रिपेल करना चाहेगा Q2 को, परे धकेलेगा इसको, किसके अक्रॉस? इस लाइन के अक्रॉस कोई फोर्स लगा के धकेलेगा। लेट्स से हम कह देते हैं कि जो सेकेंड चार्ज पे फोर्स लग रही है और कौन लगा रहा है? 1, उसको हम डिनोट करेंगे F21 के साथ, ठीक है। इसी तरह Q2 भी Q1 को पुश करना चाहता है। अभी लेट्स से वो कितनी फोर्स है? F12, ठीक है। अब जब भी आपको काम करना होगा कि आपको ये A पॉइंट से B पॉइंट की तरफ जाना है, तो डायरेक्शन टेलर्स यानी कि यूनिट वेक्टर्स लेने पड़ेंगे आपको। A से B जो यूनिट वेक्टर लेना पड़ेगा वो R12 लेगा। A से B फर्स्ट चार्ज से सेकंड चार्ज 1 2 2। अगर आपको कभी B से A की तरफ जाना पड़े, B सिटी से A सिटी जाना पड़े, तो इसके लिए आप डायरेक्शन टेलर या यूनिट वेक्टर क्या यूज कर लोगे? R। बात समझ में आ गई, ठीक है। तो सबसे पहले मैं एक्सप्रेशन लिखने की कोशिश करता हूं, किसका? फोर्स ऑन Q2 बाय Q1। जो Q1 है वो Q2 पे कितनी फोर्स लगा रहा है? आई वॉन्ट टू राइट दैट फोर्स इन टर्म्स ऑफ वेक्टर, यानी कि मैं ये F21 का एक्सप्रेशन लिख रहा हूं यहां पे। अब ध्यान देना कैसे लिखता हूं, +1 थोड़ा दिमाग में ले आओ। व्हाट इज अ वेक्टर? अ वेक्टर इज अ फिजिकल क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड एज वेल एज क्या होता है? डायरेक्शन होता है। मैग्नीट्यूड लिख लेते हैं सबसे पहले। क्या होगा? K टाइम्स, ठीक है, Q1 Q2 बाय दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस। यहां पे वो डिस्टेंस कौन है? AB। तो मुझे यहां पे लिखना चाहिए AB के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, बिकॉज AB दोनों के बीच का डिस्टेंस बताता है। और साथ में डायरेक्शन बताने के लिए क्या लिखूंगा? यूनिट वेक्टर। अब ये जो F21 है किधर को लग रही है? नीचे को। A से B की तरफ लग रही है। A से B की तरफ डायरेक्शन बताने वाला साइन कौन है? R12, ठीक है। तो यहाँ पे R12 क्या आ जाएगा बेटा?
यहाँ पे जो आपका R12 कैप है वो यूनिट वेक्टर है। +1 में हमने पढ़ा है कि यूनिट वेक्टर क्या होता है। यूनिट वेक्टर इज ए वेक्टर इटसेल्फ डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। ये भी हमने +1 में डिफाइन किया है। अब जरा आ जाओ साइड पे, आपको OAB या OBA ट्राइंगल नजर आ रही है। यहां पे मैं क्या यूज करने वाला हूं, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। बच्चों आपको समझाया गया था कि +1 में जो आपने वेक्टर अलजेब्रा सीखा है +2 की फिजिक्स में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होना है। तो अगर आपको ट्राइंगल लॉ अभी थोड़ा बहुत याद नहीं है तो आप जरा वो नोट्स उठा लो अपने +1 के और एक बार देख लो ट्राइंगल लॉ क्या है। ठीक है, ट्राइंगल लॉ क्या कहता है कि दो साइड्स ऑफ ट्राइंगल विच आर एग्जिबिटिंग वेक्टर्स इन द सेम मतलब रेगुलर मैनर, उनका जो सम है वो तीसरी साइड के क्या होगा, बराबर होगा। अब मुझे मतलब है AB वेक्टर निकालने से, क्योंकि मुझे यहाँ पे AB की जरूरत है। ठीक है, AB वेक्टर निकालने से है तो मैं इसको फॉर द टाइम बीइंग ऐसे बना लूंगा। अब ये ट्राइंगल देख रहे हो आप OAB, इस ट्राइंगल में आपको एरोस क्या बता रहे हैं, आप पहले O से A जाओ, फिर A से कहां जाओ, B जाओ। मतलब आई कैन राइट OA वेक्टर प्लस AB वेक्टर। बेटा अगर पहले वेक्टर का हेड दूसरे वेक्टर की टेल को टच करे, इनको बोलते हैं लाइक वेक्टर्स, रेगुलर वेक्टर्स। अगर दो वेक्टर्स का हेड या दो वेक्टर की टेल को इंसाइड कर जाए, उनको बोलते हैं इर्रेगुलर वेक्टर्स। ठीक है, तो यहां पे OA और AB का जो सम है वो तीसरे अपोजिट ऑर्डर वेक्टर के बराबर होगा। हमें क्या निकालना है, AB वेक्टर। तो यहां पे AB वेक्टर बेटा क्या होगा, OB वेक्टर माइनस OA वेक्टर। यहां पे पुट कर दो व्हाट इज OB वेक्टर, दैट इज R2 वेक्टर। OA वेक्टर कितना है, R1 वेक्टर। AB वेक्टर यहां पे रिप्रेजेंट किसको कर रहा है, R12 वेक्टर को। तो आपके पास सब्स्टिट्यूशन आ गई। ठीक है, आप R1 ये आपका AB के बराबर है दरअसल। ठीक है, यू कैन सी योर AB वेक्टर इज नथिंग बट R12 वेक्टर। तो यहां पे जिन चीजों की जरूरत आप इस्तेमाल करो उसको आपने डिराइव कर लिया है। व्हाट इज R12 वेक्टर, दैट इज R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। व्हाट इज R12 वेक्टर इनसाइड, दैट इज R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। तो ये R12 कैप की वैल्यू आप यहां पे भर दो अभी, और इसी तरह से AB वेक्टर का मैग्नीट्यूड यहीं से यूज कर लेना। लेट्स मेक ऑल द सब्स्टिट्यूशंस टू गेट द फाइनल रिजल्ट। सेकंड स्टेप में आपके पास आंसर आ रहा है अगर आपके बेसिक स्ट्रॉन्ग है। Q1 Q2 बाय AB वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। AB वेक्टर वहां पे लिखा पड़ेगा, कितना है, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर के मैग्नीट्यूड का क्या है, स्क्वायर। बस मैंने AB वेक्टर की वैल्यू भरी है अंदर। यहां पे R12 कैप की वैल्यू भरने वाला हूं मैं, वो क्या है, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर बाय R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। बेटा लुक एट द डिनोमिनेटर, यहां पे सेम टर्म का स्क्वायर है, यहां पे सेम टर्म की पावर 1 है। अगर आप सारा एक्सप्रेशन क्लब कर दो तो आपके पास F21 क्या बनेगा, आपके पास आ जाएगा K Q1 Q2 बाय R2 माइनस R1 का क्यूब, और साथ में यहाँ पे क्या आ जाएगा, R2 माइनस R1। तो इतनी मेहनत करने के बाद हमने F21 का वेक्टर फॉर्मूला निकाल लिया है। ऐसा डिराइव करने से होगा क्या, बस 1 मिनट का वेट करो, उसके बाद रिजल्ट तुम्हारे सामने है। जैसे हमने F21 कैलकुलेट की है, अगर सेम ट्रीटमेंट हम F12 पे लगा दें, डोंट वरी, हम पूरा नहीं डिराइव करेंगे, सिमिलरली करके लिख देंगे उसको। ठीक है, बस आपको यहाँ पे थोड़ा सा काम करना है। जब हम किसको कैलकुलेट कर रहे होंगे, F12 की, तब आपको कौन सा वेक्टर चाहिए होगा, BA वेक्टर।
अब बी ए वेक्टर टोटली इससे उल्टा हो जाएगा, तो वो आप डायरेक्टली लिख सकते हो बी ए वेक्टर को। बी ए वेक्टर दरअसल होगा क्या, R21 वेक्टर, वो किसके बराबर आ जाएगा, R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। ओके बेटा, अगर अब आप ये सारी सब्स्टिट्यूशन यूज करके सेम ट्रीटमेंट लगा के यहाँ पे F12 का एक्सप्रेशन लिखो तो वो कितना आएगा, K टाइम्स Q1 Q2 बाई, यहाँ पे 2 माइनस 1 था, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 माइनस 2, और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा R2 माइनस R1 था, यहाँ भी हो जाएगा R1 माइनस R2। नॉट अ बिग डील सर, अगर वेक्टर्स आते हैं तो प्रॉब्लम ही नहीं होने वाली कोई। कमाल की बात अब आने वाली है, इन दोनों एक्सप्रेशंस को अगर किसी ने बहुत ध्यान से देख लिया है तो उसके डाउट खत्म हो जाएंगे। क्या डाउट खत्म होने वाले हैं, डिनोमिनेटर में तो बेटा मॉडुलस है, तो चाहे R2 में से R1 माइनस करो, चाहे R1 में से R2 माइनस करो, नीचे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मॉडुलस का मतलब होता है कि नेगेटिव चीज भी बिना साइन के लिखी जाएगी, जो पॉजिटिव चीज है वो भी बिना साइन के लिखी जाएगी, तो डिनोमिनेटर में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। फर्क पड़ने वाला है इन ब्रैकेट्स में। थोड़ा वेट करो, देखते हैं। पहला कंक्लूजन जो हम यहाँ से विथड्रॉ करेंगे, जो छुपी हुई बात हमने बाहर निकाली, वो क्या है, F12 और F21 जो है दोनों चार्जेस की लाइन ज्वाइनिंग पे काम कर रहे थे। मतलब अगर आपके पास ये पहला चार्ज है, ये दूसरा चार्ज है, इनके सेंटर्स को मिला दो तो यही लाइन बनती है। अगर ये Q1 चार्ज है, अगर ये Q2 चार्ज है, तो फर्स्ट चार्ज सेकंड चार्ज पे जो फोर्स लगाएगा वो उसी लाइन के अलोंग लगाएगा, उसी लाइन के अलोंग लगाएगा। इसी तरह सेकंड चार्ज जब फर्स्ट चार्ज पे फोर्स लगाएगा, डायरेक्शन उसकी जरूर उल्टा हो जाएगी बट उसी लाइन के क्रॉस लगाएगा इन द सेम। जब बेटा दो फोर्सेस, मतलब ऐसी फोर्सेस जो कि लाइन के अलोंग काम करें, और वो लाइन कहां से पास हो रही हो, बॉडी के सेंटर से, ऐसी फोर्सेस को हम कौन सी फोर्सेस बोलते हैं, सेंट्रल फोर्सेस बोलते हैं। कौन सी, सेंट्रल फोर्सेस। तो पहली छुपी हुई बात क्या पता चली, कूलम फोर्सेस आर सेंट्रल फोर्सेस। दूसरी बात हमें क्या पता चलेगी, ये ब्रैकेट यहाँ पे R2 माइनस R1 है, यहाँ पे R1 माइनस R1 है। अब सपोज करो कि मैं यहाँ से नेगेटिव बाहर निकाल लेता हूँ कॉमन, इस ब्रैकेट से नेगेटिव साइन को बाहर निकाल लेता हूँ। इस ब्रैकेट से जैसे ही नेगेटिव साइन बाहर आएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा R2 माइनस R1, इसके जैसा। तो नेगेटिव साइन को छोड़ के ये सारा एक्सप्रेशन इसके बराबर होगा, वो किसके बराबर, F21 के। यानी कि मैं कह सकता हूं कि यहाँ पे दरअसल इन दोनों इक्वेशन को देख के पता चल रहा है कि F21 जो है वो F12 के इक्वल और अपोजिट है। ये एक्सप्रेशन आपको जाना पहचाना लग रहा होगा। रिमेंबर +1, न्यूटन्स थर्ड लॉ, एक्शन इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ रिएक्शन। कौन सा लॉ था ये, थर्ड लॉ न्यूटन का। यहां पे इस एक्सप्रेशन के निकल के आने का क्या मतलब है, जो कूलम लॉ है बेटा वो ओबे करता है किसको, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो ये जो दो बातें हैं ये हिडन थी किसके अंदर, वेक्टर फॉर्म के अंदर। जब तक हमें वेक्टर फॉर्म डिराइव करनी नहीं आएगी हम इन दोनों बातों को नहीं बता पाएंगे। और सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में जब ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो अक्सर वहां पे वेक्टर फॉर्म आती है। कौन सी, वेक्टर फॉर्म, किसकी फॉर्म में, पोजीशन वेक्टर्स की। सो दिस डेरिवेशन इज आल्सो इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, खेल सारा किसका है, वेक्टर अलजेब्रा का। अगर आपको ये ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन लगाना आता है और आपको यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन क्लियर है तो इस डेरिवेशन में सिर्फ 2 स्टेप्स हैं जिनसे पता चलता है कि जितनी फोर्स पहला चार्ज दूसरे चार्ज पे लगाएगा उतनी ही फोर्स दूसरा चार्ज पहले चार्ज पे लगाएगा, बट इन अपोजिट डायरेक्शन। These two forces are equal and opposite. Moreover, these forces are central forces. So that's all about vector form of Coulomb's law. अभी आगे कुछ और टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है।
बिफोर गोइंग ऑन टू दैट वी वांट टू डिस्कस कि जो कूलम्स लॉ है क्या इसकी कोई लिमिटेशंस भी हैं, क्या इसकी कोई कमियां हैं। तो आइए एक बार कूलम्स लॉ की लिमिटेशन डिस्कस कर लेते हैं। तो पहली लिमिटेशन जो कूलम्स लॉ की हमारे सामने आती है वो ये कि कूलम्स लॉ जो है वो स्टैटिक चार्जेस पे एप्लीकेबल है। मतलब अगर चार्जेस रेस्ट पे हैं तभी कूलम्स लॉ वहाँ पे एप्लीकेबल हो सकता है, अगर चार्जेस मोशन में होंगे तो वहाँ पे कूलम्स लॉ एप्लीकेबल नहीं है। दूसरा, कूलम्स लॉ तभी एप्लीकेबल है अगर आपके चार्जेस पॉइंट चार्जेस हैं। कहने का मतलब है कि जो दो बॉडीज आपने ली हैं उनका साइज क्या होना चाहिए, पॉइंट साइज होना चाहिए, उनके ऊपर जो चार्ज है वो छोटा सा हो, थोड़ा सा हो। तीसरा जो है कि दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो 10⁻⁻15 मीटर से कम नहीं होना चाहिए। ऐसा क्यों है? अगर बेटा दोनों चार्जेस के बीच में डिस्टेंस 10⁻⁻15 मीटर से कम हो गया तो वहां पे एक और फोर्स एक्शन में आ जाती है। कौन सी फोर्स? +1 में सुना है आपने इसके बारे में, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस क्या करती हैं? डोमिनेट कर लेती हैं कूलम फोर्सेस को। तो वहां पे कूलम फोर्सेस की जो एग्जिस्टेंस है उसको हम नहीं देख पाते। एक चौथी चीज मैं यहाँ पे बता देना चाहता हूँ, अगेन इंपॉर्टेंट, कि ये जो कूलम्स लॉ है सिर्फ दो चार्जेस पे एप्लीकेबल है। अगर आपके पास दो से ज्यादा चार्ज्ड बॉडीज प्रेजेंट हैं तो आप कूलम्स लॉ के साथ काम नहीं कर सकते। तो फिर सर क्या करेंगे? रियल लाइफ सिचुएशंस में तो हमारे पास 10 बॉडीज हो सकती हैं, 15 बॉडीज हो सकती हैं, फिर वहां पे फोर्स कैसे कैलकुलेट करें? डोंट वरी, इन कमिंग वीडियोस आई विल आल्सो टॉक अबाउट दैट। बट बिफोर गोइंग ऑन टू दैट, एक चीज बीच में छूट गई, अभी भी दिमाग में थोड़ी स्ट्राइक कर रही होगी। ये एप्सिलॉन किसका सिंबल था? ये परमिटिविटी का। इसको थोड़ा और समझ लेते हैं। एक एग्जांपल देता हूं बहुत अच्छी, आपने सुना होगा उस एग्जांपल के बारे में पर सोचा नहीं होगा कभी। परमिटिविटी बेटा दरअसल मीडियम की ही एक प्रॉपर्टी होती है। जो मीडियम दो चार्जेस के बीच प्रेजेंट है ना, उसी की एक प्रॉपर्टी है। और ये प्रॉपर्टी करती क्या है? ये प्रॉपर्टी उन दोनों चार्जेस के बीच की फोर्स को डिसाइड करती है, अफेक्ट करती है। कैसे? एक एग्जांपल देके समझाता हूँ। सपोज आपके पास कॉमन सॉल्ट है, किचन में जो नमक होता है, ठीक है, NaCl। क्या होता है जब इसको पानी में डालते हो? पानी में जैसे ही डालते हैं ये डिसॉल्व हो जाता है, डिसॉल्व होके टूट जाता है। ये किसमें? सोडियम प्लस क्लोराइड नेगेटिव। ऐसा क्यों होता है? सोडियम एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे देता है, ठीक है, तो सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और क्लोराइड पे नेगेटिव चार्ज। जहां भी चार्ज आएगा बॉडीज पे वहां पे उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन होगी। यहाँ पे अपोजिट चार्ज है सोडियम और क्लोराइड में, तो इनके बीच में क्या होनी चाहिए? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। मतलब शुरू में वो सोडियम क्लोराइड एक सिंगल यूनिट थी, फॉर्मूला यूनिट। अगर आपने उसको डिसॉल्व कर दिया है पानी में तो वहां पे सोडियम आयन और क्लोराइड आयन बनके उनको भी आपस में फिर से अट्रैक्ट होकर एक सिंगल यूनिट बना देना चाहिए था। क्यों नहीं अट्रैक्ट कर पाए वो? क्योंकि जब वो सेपरेट हुए उनके बीच में वाटर आ गया। कौन आ गया? वाटर। अब जो वाटर है ना बेटा, उसकी परमिटिविटी एयर की परमिटिविटी से 80 टाइम्स ज्यादा है, 80 गुना ज्यादा है। विच मीन्स वाटर के बीच आने से जो फोर्स है वो 80 टाइम्स कम हो गई। अगर पहले वो 80 न्यूटन फोर्स से एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे थे हवा में, अब पानी में जाके सिर्फ 1 न्यूटन फोर्स से अट्रैक्ट करेंगे। ये कमाल है परमिटिविटी का और मीडियम का। इसका मतलब मीडियम की जितनी परमिटिविटी ज्यादा होगी उतनी फोर्स वहां पे क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, क्योंकि वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। 1/4πε0 था ना, क्या था फॉर्मूला? F = 1/4πε। तो फोर्स और परमिटिविटी इनवर्स में है एक दूसरे के। जितनी परमिटिविटी ज्यादा उतनी फोर्स कम। परमिटिविटी 80 टाइम्स थी एयर की, तो फोर्स जो है 80 टाइम्स कम हो गई, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे क्या करते हैं? रिलेटिव परमिटिविटी डिफाइन कर देते हैं, क्योंकि कई बार एब्सोल्यूट परमिटिविटी हमें नहीं दी होती, वहां पे हमें रिलेटिव परमिटिविटी या इसका एक दूसरा नाम है डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट दिया होता है। के से डिनोट करते हैं, कैपिटल के से। दिस वाज द रीजन
कि मैंने आपको कहा था कि वहां पे स्मॉल के रखो, क्योंकि कैपिटल के हम यहाँ पे किसका सिंबल रखने वाले हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। देखो अगर मीडियम वैक्यूम है तो क्या एक्सप्रेशन होने वाला, 1/4πε0 Q1 Q2 बाय r²। अगर वहां पे कोई और मीडियम आएगा तो एक्सप्रेशन क्या बनेगा, 4πε, क्योंकि मैंने बताया था कि नॉट का मतलब होता है एयर या वैक्यूम। यहाँ पे तो मीडियम है तो मैं तो नहीं लिखूंगा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे मीडियम लिख सकता हूँ अगर लिखना चाहूँ, नहीं लिखना चाहता हूँ तो ऐसे ही छोड़ देता हूँ। Q1 Q2 वैसे ही आ गया बाय r²। जरा डिवाइड कर दो दोनों को, 2 को 1 के साथ, या लेट्स से कि यहाँ पे हम क्या करते हैं, 1 को 2 के साथ डिवाइड कर दीजिए। जब हम डिवाइड करेंगे तो F वैक्यूम बाय F मीडियम आएगा कहाँ पे, लेफ्ट हैंड साइड पे। राइट हैंड साइड पे ध्यान से देखो क्या लिखेंगे, वैक्यूम वाला एक्सप्रेशन इनटू डिवाइड में कौन है, मीडियम वाला, तो सब कुछ क्या हो जाएगा, पलट जाएगा। बेटा एक बात का ध्यान रखना, डिस्टेंस वगैरह सब सेम रखा है, 4π कैंसल, r² कैंसल, Q1 Q2 Q1 Q2 कैंसल, ऊपर बचा है एप्सिलॉन, नीचे बचा एप्सिलॉन। तो F वैक्यूम बाय F मीडियम इज इक्वल टू एप्सिलॉन मीडियम अपॉन एप्सिलॉन नॉट एयर। इस रेशो को, एप्सिलॉन और एप्सिलॉन नॉट की रेशो को हम रिलेटिव परमिटिविटी या फिर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हैं। सो यू हैव 2 ways to define epsilon r, that is relative permittivity or dielectric constant। या तो आप कह दो इट इज द रेशियो ऑफ एप्सिलॉन एंड एप्सिलॉन नॉट, या फिर आप कह दो इट इज द रेशियो ऑफ फोर्स बिटवीन 2 चार्जेस व्हेन दे आर इन वैक्यूम टू व्हेन दे आर इन मीडियम। यहां से 2 डेफिनेशन आ जाती है। अब जानबूझ के एग्जाम में इसकी यूनिट पूछी जाती है। बेटा देखो यहां भी सेम क्वांटिटीज डिवाइड हो रही हैं, फोर्स के साथ फोर्स, यहाँ भी परमिटिविटी के साथ परमिटिविटी डिवाइड हो रही है, सिर्फ मीडियम और वैक्यूम का फर्क है, दोनों की सेम यूनिट्स होंगी तो कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब रिलेटिव परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की कोई भी यूनिट हमारे पास नहीं होती है। वेल दैट्स ऑल अबाउट कूलम्स लॉ एंड एस्पेक्ट्स रिलेटेड टू दैट। आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट था। अगर आपको कूलम्स लॉ अच्छे से समझ आ गया, अब और करेंगे इसको, जब इसकी न्यूमेरिकल्स करेंगे और अच्छे से हो जाएगा, you will master this topic, तो आपका पूरा चैप्टर बहुत आसानी से जाने वाला है। That's all about today. Take care of yourself. Keep learning. Keep enjoying.